हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक इल्डियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। तो कैसे हैं आप सब लोग, कैसे आपकी तैयारी चल रही है, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है। आई होप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लगातार हमारी वीडियोस देख के आपको हिस्ट्री में आपकी अच्छी कमांड होती जा रही होगी। जैसे कि आपको पता है हमारी मिडिवल इंडिया की सीरीज़ चल रही है, इसके बाद हम अगला मॉडर्न चलाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ आएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अभी तक फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन से लेके दिल्ली सल्तनत निपटा चुके हैं। उसके बाद हम मुगल्स पढ़ रहे हैं। मुगल्स में हमने बाबर पढ़ लिया है, हमने हुमायूं पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, हमने अकबर भी कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है आपका, जहांगीर। जहांगीर भी हम लगभग ख़त्म कर चुके हैं। जहांगीर का आज 2-3 पॉइंट जो कल रह गए थे उसको आज क्लियर करके फिर हम शाहजहाँ स्टार्ट करते हैं। भाई जहांगीर का लड़का खुर्रम जो जगत गुसाई और जहांगीर का लड़का हुआ था खुर्रम, जिसे शाहजहाँ कहा गया बाद में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक, क्योंकि शाहजहाँ ही अगला मुगल एम्पर बना था, अगला मुगल राजा शाहजहाँ बना था। तो जैसे कि आप जानते हो अपने टॉपिक, जैसे कि आप जानते हैं मतलब हम कल पढ़ रहे थे जहांगीर। क्या पढ़ते कल हम, जहांगीर। जहांगीर जहांगीर का हमने क्या टाइम पीरियड लिखा था, 1605 से 1627। 1605 से 1627 जहांगीर का रूलिंग पीरियड है एज अ मुगल एम्परर इन मिडिवल इंडिया या फिर इन मुगल डायनेस्टी। तो जहांगीर के बारे में हमने सब पढ़ लिया था कल। कहाँ जहांगीर का जन्म हुआ, जहांगीर का पुराना नाम, जहांगीर के रिवोल्ट्स पढ़े थे हमने जो उसने अकबर के खिलाफ किए थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो आपको इन वीडियोस में कुछ खास समझ नहीं आएगा, 40-50% आ जाएगा, बट उससे काम नहीं चलने वाला आपका। तो इसलिए सबसे पहले आप पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें, पुरानी वीडियोस देखें, एक नए फ्लो के साथ, एक बिल्कुल स्टार्टिंग से एक फ्लो के साथ आएँ, हमारे साथ जुड़ते चले जाएँ। बीच में आप किसी भी टीचर की, किसी भी जो आपको पढ़ा रहा है, किसी की भी आप वीडियोस देख लें, अगर आप बीच से देख रहे हैं तो आपको कभी भी 100% वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल सकता। इसलिए जब भी आप देखें वीडियोस को पूरी देखें। तो जैसे आपको पता है हमने जहांगीर के बारे में लगभग सब पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था मानबाई जो इसकी फर्स्ट वाइफ थी, हमने पढ़ा था जगत गुसाई जिनको कुछ इतिहासकार जोधाबाई भी कहते हैं, और जहांगीर और जगत गुसाई का लड़का कौन हुआ था, खुर्रम। खुर्रम रियल नेम है शाहजहाँ का, शाहजहाँ का रियल नेम है खुर्रम। तो जहांगीर 1605 से 1627 के टाइम पीरियड पढ़ा था। शायद आपके स्क्रीन में आ नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, हल्का सा यहाँ लिख लेते हैं। जहांगीर 1605 से 1627, अभी आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। मैंने थोड़ा शायद ऊपर लिख लिया था। जहांगीर हम सब कुछ पढ़ चुके थे। अब जो इसके बारे में और पढ़ना है हमें ये पढ़ना है, हमें यहाँ से पढ़ना है कि इन 1617 क्या होता है। खुर्रम, कौन, खुर्रम। तो जहांगीर का लड़का है खुर्रम। खुर्रम को भेजा जाता है एक मिशन में, कौन सा मिशन, अहमदनगर। तो अहमदनगर मिशन पे भेजा जाता है खुर्रम को। कौन भेजता है, जहांगीर खुर्रम को अहमदनगर मिशन पे भेजता है अटैक करने के लिए और उसको मुगल डायनेस्टी में ऐड करने के लिए। जो अहमदनगर है ये आपका आता है महाराष्ट्र में। कहाँ आता है, महाराष्ट्र में। तो अहमदनगर पे अटैक करता है खुर्रम और अहमदनगर पे कब्जा कर लेता है। एंड ही एडेड अहमदनगर टू या फिर इन मुगल डायनेस्टी, अहमदनगर इन मुगल्स डायनेस्टी। क्या करते हैं खुर्रम साहब जो है वो अहमदनगर को मुगल डायनेस्टी में ऐड कर देते हैं, जिससे खुश हो गए। जिस काम के लिए भेजा गया था खुर्रम को उसने वो काम अच्छे से कर लिया, जिससे कौन खुश होगा, जहांगीर। तो जहांगीर इसको एक टाइटल देता है, किस चीज़ का, शाहजहाँ का। किस चीज़ का टाइटल देता है, शाहजहाँ का। तो जो खुर्रम है उसको टाइटल दिया जाता है, किस चीज़ मतलब कौन सा टाइटल देता है, शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का टाइटल मिलता है किसको, खुर्रम को। कौन देता है, जहांगीर।
तो खुर्रम को एक टाइटल दिया था शाहजहाँ, जिससे आप पढ़ोगे पूरा मुगल्स में शाहजहाँ फेमस रहा है, इस नाम से उनको फेमस रहा है खुर्रम। खुर्रम का नाम कोई जानता भी नहीं, शायद आपको भी ना पता हो, और नहीं पता तो आज आपको पता लग गया कि शाहजहाँ का जो रियल नेम है वो खुर्रम है, जो उसका चाइल्डहुड नेम था खुर्रम था, और उसको टाइटल दिया गया था शाहजहाँ। क्यों? क्योंकि इसने अहमदनगर को ऐड किया था मुगल डायनेस्टी में, इसको भेजा गया था अहमदनगर मिशन में, एंड इसने वहाँ पे अपने जो फादर के जो इसके वो थे, जो इसको कमांड्स दी गई थी, सबको पूरी फॉलो करके अहमदनगर को कब्जा लेता है और मुगल डायनेस्टी में ऐड कर देता है, और जिसके बाद इसको टाइटल दिया जाता है कि चीज़ का शाहजहाँ का टाइटल। कौन सा टाइटल दिया जाता है? शाहजहाँ का। अब लिखूँगा कि जहांगीर के टाइम पे, लिखो इसको कि जहांगीर के टाइम पे एक फेमस पेंटर हुआ करता था इसके कोर्ट में। लिखो जहांगीर के टाइम पे एक फेमस पेंटर हुआ करता था, उसका नाम था उस्ताद मंसूर खान। क्या नाम था? उस्ताद मंसूर खान। जो उस्ताद मंसूर खान है, ये जहांगीर के टाइम पे फेमस पेंटर हुआ करता था। जहांगीर के टाइम में भी पेंटिंग्स का बहुत ट्रेंड रहा है, जहांगीर के टाइम पे भी पेंटिंग्स में काफ़ी जोर दिया गया है, इसलिए मैं आपको पेंटर का नाम लिखा रहा हूँ। द फेमस पेंटर इन द रूलिंग पीरियड ऑफ जहांगीर इज़ उस्ताद मंसूर खान। उस्ताद मंसूर खान जहांगीर के शासनकाल में सबसे फेमस पेंटर हुआ करता था, सबसे फेमस पेंटर हुआ करता था। इतना नोट करो, इसको रब कर रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या तो साथ साथ भी लिखते हो तो वीडियो को पॉज करके अपने प्रॉपर लिख लिया करें। अब कल आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने नूरजहां का। कौन थी नूरजहां? नूरजहां टाइटल दिया गया था किसको? मेहरुनिसा को। किसको दिया गया था? मेहरुनिसा को। मेहरुनिसा जो किसकी वाइफ हुआ करती थी? ये वाइफ हुआ करती थी अली कुली बेग की, अली कुली बेग की इसकी वाइफ हुआ करती थी मेहरुनिसा, जो पसंद आ गई थी किसको? जहांगीर को। जो किसको पसंद आ गई थी? जहांगीर को। ये जहांगीर को पसंद आ गई थी, रीज़न क्या था कि बहुत सुंदर थी, सुंदर होने के कारण ही इसको एक वो दिया गया टाइटल, एक उपाधि दी गई, किस चीज़ की? नूरजहां की। क्या बोला गया इसको? नूरजहां। पूरे जहां की नूर, नूर एक सुंदरता का ही पर्यायवाची आप मान सकते हो, नूर। तो नूरजहां का टाइटल दिया गया किनको? मेहरुनिसा को। उनका रियल नेम क्या था? मेहरुनिसा। और ये किसकी वाइफ थी? अली कुली बेग। एंड अली कुली बेग कौन था? अली कुली बेग था सर्वेंट, सर्वेंट मुगल्स का, मुगलों का सर्वेंट्स था। कौन? अली कुली बेग। अब जहांगीर को पसंद आ गई मेहरुनिसा। कौन? नूरजहां। तो इसने सोचा, इसने देखा कि भाई एक सर्वेंट मुगल एम्परर से अच्छी वाइफ कैसे रख सकता है, इतनी सुंदर वाइफ कैसे रख सकता है। तो इसने क्या करा? अली कुली बेग की हत्या करी और मेहरुनिसा से शादी कर ली, मेहरुनिसा से शादी कर ली। तो वही बात है ना, सुंदरता देख के जहांगीर ने क्या करा? अली कुली बेग की हत्या करके मेहरुनिसा से शादी कर ली। अब मैंने आपको बताया था कि मेहरुनिसा के एक फादर हुआ करते थे, जो मेहरुनिसा के फादर थे, उनके फादर क्या नाम था? ग्यास बेग। क्या नाम था? ग्यास बेग। और ये जो फेमस है ना, इनका एक नाम और फेमस है, इनका नाम है एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला के नाम से फेमस है कौन? ग्यास बेग। किस नाम से फेमस है मुगल्स में? एतमादुद्दौला। ग्यास बेग कौन है? मेहरुनिसा के फादर। और मेहरुनिसा कौन है? अली कुली बेग की वाइफ, जिससे शादी कर लिया कौन? जहांगीर, इनकी हत्या करके बाद में इनसे शादी कर लेता है। तो जो ये है ना एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला है, इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि इसका जो टॉम है ना, इसका टॉम आगरा में है। मैंने आपको कल पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा, इसकी पूरी डिटेल पढ़नी है तो आप पुरानी वीडियोस जरूर देखें प्लीज़, ठीक है। तो इसकी टॉम कहाँ पे है? एतमादुद्दौला की टॉम है आगरा में। और इसकी टॉम ऐसी है जो फर्स्ट टाइम एक आर्ट का यूज़ किया गया था, एक चित्रकला, एक आर्ट का यूज़ किया गया था, जिसे कहा जाता है पितृदुरा एक्ट, पितृदुरा आर्ट। क्या कहा जाता है? पितृदुरा आर्ट। क्या कहा जाता है? पितृदुरा आर्ट।
तो जो एतमतुद्दौला की टॉम है आगरा में, उसमें फर्स्ट टाइम पितृदुरा एक्ट का यूज़ किया गया है, आर्ट का, बार बार एक्ट बोल रहा हूँ मैं, आर्ट है, पितृदुरा आर्ट का यूज़ किया गया है। और ताजमहल में भी पितृदुरा आर्ट का यूज़ है। अगर आपसे पूछेगा कि ताजमहल किस आर्ट से बनाया गया है, किस कला से बनाया गया है ताजमहल, तो पितृदुरा कला से ही बना है ताजमहल भी। लेकिन ताजमहल से पहले अगर ये कहीं यूज़ हुई है कला तो कहाँ पे हुई है, पितृदुरा आर्ट में। तो संगमरमर के पत्थर भी इसमें यूज़ हुए हैं, क्योंकि संगमरमर के पत्थर में फूलों की कला बनाना, फूलों के डिज़ाइन बनाना, उसको पितृदुरा आर्ट के रूप में इसको देखा गया है, तो उसे बोलते हैं पितृदुरा आर्ट। संगमरमर के पत्थरों में फूल टाइप के डिज़ाइन बनाना क्या कहा गया, पितृदुरा आर्ट कहते हैं उसको। तो इतना नोट करो। उसके बाद लिखोगे इन 1627 जहांगीर डाइड। जहांगीर डाइड इन लाहौर। लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हुई है और इसका टॉम भी कहाँ होगा, लाहौर में होगा। टॉम भी कहाँ होगा, लाहौर, लाहौर। इसके बाद टॉपिक क्या आएगा, यहीं पे देख लेते हैं इसको। जो इसकी बायोग्राफी है ना जहांगीर की, जो बायोग्राफी है जहांगीर की, इसे कहते हैं तुजुक, तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी। और इसी को कहा गया है जहांगीरनामा। जहांगीर नामा। तो लाहौर में टॉम है जहांगीर की, और इसकी जो बायोग्राफी है उसका नाम है तुजुके जहांगीरी या फिर जहांगीरनामा। क्वेश्चन बनता है लिखी किसने है, तो ये खुद जहांगीर ने लिखी थी, ये जहांगीर ने खुद लिखी है। अपनी बायोग्राफी, अपनी आत्मकथा इसने खुद लिखी है। लेकिन इसने लिखनी स्टार्ट करी, लेकिन इसको फिनिश नहीं कर पाया, इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, उससे पहले इसकी डेथ हो गई। अगर आपसे पूछेगा कंप्लीट किसने करी है, तो कंप्लीटेड बाय मौत बिंद खान। मौत बिंद खान। बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चंस। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, कॉर्पोरेट सेक्टर में लॉ का एग्ज़ाम था, BA LLB उसमें मांगी हुई थी क्वालिफिकेशन। तो उसमें क्वेश्चन आ रखा था कि बाबर की बायोग्राफी किसने लिखी है। तो मैंने आपको पढ़ाया बाबर की बायोग्राफी किसने लिखी है ना। तो ऐसी बायोग्राफी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो बायोग्राफी ऑफ जहांगीर है उसका नाम है तुजुके जहांगीरी या फिर जहांगीरनामा। तो किसने लिखी है, जहांगीर ने लिखी है, बट पूरी कंप्लीट नहीं लिखी, कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा कंप्लीट किसने करी है, जहांगीर की बायोग्राफी कंप्लीट करी किसने है, तो किसने करी है, मौत बिन खान ने। किसने करी है, मौत बिन खान ने। इतना नोट करो, किसने कंप्लीट करी है, मौत बिन खान। तो जहांगीर आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। जहांगीर में इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे जहांगीर की बेवकूफ़ी का क्वेश्चन पूछा जाए कि जहांगीर की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या थी, तो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही थी कि उसने परमिशन दी, किस चीज़ की, फैक्ट्री की परमिशन। किनको, ब्रिटिशर्स को। कल आपने पढ़ा था कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, उसने परमिशन ली फैक्ट्री की, और एक अस्थाई टेम्प्रेरी फैक्ट्री लगाई गई मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में एक टेम्प्रेरी फैक्ट्री लगी थी। उसके बाद गुजरात में लग गई, भाई गुजरात में लगी थी ना, सूरत गुजरात में फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री लगी थी 1613, और 1611 में कौन सी लगी थी, टेम्प्रेरी फैक्ट्री लगी थी। अब उसका हमारा टॉपिक आता है शाहजहां। अब 1627 में मरा कौन, जहांगीर। 1627 में जहांगीर मरा। 1627 से 1658 ये टाइम पीरियड है किसका, शाहजहां का। किसका टाइम पीरियड है, शाहजहां का। कहाँ से कहाँ तक, 1627 से 1658 ये किसका टाइम पीरियड है, शाहजहां। अब इसका लिए पहला पॉइंट तो यही आएगा, जो पहला पॉइंट आएगा आपका क्या आएगा, कि रियल नेम वॉज, इसका जो वास्तविक नाम है। देखो अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो ना, तो ये जो मैं रियल नेम लिखा है घबराने की जरूरत नहीं है, सबको पता है रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। तो वास्तविक नाम, मैं मुँह से तो बोल ही रहा हूँ ना हिंदी, आपको मुँह से तो बोल रहा हूँ, तो आप उसको अपने हिसाब से नोट करते चले जाए। अब अगर दोनों लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो बहुत टाइम टेकन वीडियोस हो जाएंगी, आपको कंटेंट इतना सा मिलेगा और आपका टाइम पीरियड इतना बड़ा हो जाएगा। तो उसको थोड़ा एडजस्ट आप भी करेंगे, ठीक है। तो रियल नेम वॉज क्या है, खुर्रम। क्या है रियल नेम,
खुर्रम, रियल नेम वाज खुर्रम। अब जो खुर्रम है इसका रियल नेम है किसका? शाहजहाँ का। इसका रूलिंग पीरियड क्या है? 1627 से 1658। अब जो खुर्रम होता है, खुर्रम का मतलब होता है खुशी देने वाला। खुर्रम का मतलब क्या होता है? जो आपको खुशी दे, खुशी देने वाला, खुशी देने वाला। अब पता नहीं इसने किसको खुशी दी, लेकिन इसका खुर्रम का मतलब होता है खुशी देने वाला। क्या होता है? जो आपको खुशी दे, खुशी देने वाले को बोलता है खुर्रम। क्या बोलता है? खुर्रम, खुशी देने वाला। तो शाहजहाँ का टाइम पीरियड कितना हो गया? 1627 से 1658। कितना हो गया? 1658। अब लिखोगे born in 1592 एट लाहौर। फिर आपसे पूछे कि शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ, तो शाहजहाँ का जन्म हुआ लाहौर में। और कब हुआ? 1592। कब हुआ? 1592। ठीक है। अब जो शाहजहाँ है इसके बारे में आपको मतलब ज़्यादा इसके जो डिटेल्स हैं वो इसके हैं आर्किटेक्चर्स की। जो शाहजहाँ का टाइम पीरियड है इसको बोला गया है गोल्डन पीरियड, इंडिया का गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि ताजमहल बना, लाल किला बना और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हैं किसके टाइम पीरियड में? शाहजहाँ के। बाद में इस पर इंजाम लगने शुरू हुए, बाद में इस पर एलिगेशंस लगने स्टार्ट हुए कि इसने सारे मुगल्स के जितने भी धन था, जितना भी इसकी ट्रेजरी में जितना पैसा था मुगल्स की, वो सब पैसा आर्किटेक्चर पे इसने लगाया। वो सारा पैसा इसने आर्किटेक्चर में वेस्ट किया। तो मुगल्स का जो पैसा था कम होना शुरू हो गया था। शाहजहाँ के टाइम पे मुगल जो तिजोरियाँ थी वो खाली होनी शुरू हो गई थी। उसी का रीज़न है जब शाहजहाँ के बाद आप पढ़ोगे बैटल ऑफ सक्सेसर, इसके 4 बच्चों के बीच में, 4 लड़कों के बीच में बैटल ऑफ सक्सेसर होगी, उत्तराधिकारी का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध। उस युद्ध में क्या होगा? औरंगजेब सबको हरा देगा और औरंगजेब बन जाएगा अगला शासक। और औरंगजेब के बनते ही फिर आपको पता है औरंगजेब तो बहुत क्रूर शासक था, बहुत कट्टर शासक था। उसके बाद, उसके मरने के बाद किसका डाउनफॉल ऑफ मुगल स्टार्ट होता है। लेकिन जो पैसा खत्म होना शुरू हो गया था वो शाहजहाँ के टाइम से हो गया था। रीज़न क्या? इसने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए। तो लिखो आप, his period is known as the golden period of architecture. This period is known as the golden period of आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड किसका? आर्किटेक्चर का। आगे लिखोगे इन 1612, इन 1612 में ही गॉट मैरिड विथ, इन 1612 ही गॉट मैरिड विथ अर्जुमंद, विथ, साफ लिख लेता हूँ मैं इसको, इन 1612 ही गॉट मैरिड विथ अर्जुमंद। आपको दिख रहा होगा अर्जुमंद बानो बेगम। किससे शादी हुई इनकी? अर्जुमंद बानो बेगम से। कब? इन 1612। तो इन 1612 ही गॉट मैरिड विथ अर्जुमंद बानो बेगम। और यही फेमस है मुमताज महल। किससे? मुमताज महल। ये फेमस है इसलिए, इन्हीं की याद में बनाया गया है क्या? ताजमहल। ताजमहल किसकी याद में बनाया? आप सुनो, मुमताज़ की याद में, मुमताज़ महल की याद में बनाया ताजमहल। क्या है इनका? अर्जुमंद बानो बेगम, जो इनका रियल नेम है क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। और फेमस किस नाम से है? मुमताज़ महल। किस नाम से? मुमताज़ महल। और इन्हीं को एक नाम और दिया गया है, इनको एक नाम और दिया गया है। मुमताज़ महल हो गया ना, इनको एक नाम दिया गया है मलिका ए ज़मानी। मलिका ए ज़मानी, मलिका ए ज़मानी। एक टाइटल है इनके पास, मलिका ए जेड आएगा यहाँ पे, मलिका ए ज़मानी। तो मलिका ए ज़मानी बोले आपसे मुमताज़ महल बोले, या फिर आपसे अर्जुमंद बानो बेगम बोले, कौन है? तीनों एक ही हैं।
कौन है तीनों? एक ही हैं। किसकी वाइफ है? शाहजहाँ की वाइफ है। और कब? इन 1612। शादी कभी उसकी? इन 1612। अर्जुमंद बानो बेगम, मलिका ज़मानी और मुमताज़ महल। अब मलिका ज़मानी एक मलिका वो भी थी, मलिका जहान। वो कौन थी? जोधाबाई। जो मलिका जहान थी वो जोधाबाई है, और मलिका ज़मानी कौन है? मुमताज़। इसमें कंफ्यूज मत होना आप, वहाँ मैंने क्या लिखा था? मलिका जहान, पूरी जहान की मलिका। यह मलिका ज़मानी, काइंड ऑफ सेम वर्ड है लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए आप इसको इसमें सतर्क रहें और इसको नोट कर लें। तो इन 1612 ही गॉट मैरिड विद अर्जुमंद बानो बेगम। हिज पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर आर्किटेक्चर, और बॉर्न इन 1592 एट लाहौर, और रियल नेम वाज खुर्रम। रियल नेम क्या है? खुर्रम। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे लिखेंगे आप, इन 1631 अर्जुमंद बानो बेगम डाइड। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने लिखा है इनकी शादी हुई, अब आप बोलोगे कि मर गई। भाई 1631 में मर गई। अब इनके बीच की लव स्टोरी थोड़ी पढ़ेंगे हम, हमें तो हिस्ट्री पढ़नी है ना। इनके बीच की लव स्टोरी पढ़ के क्या करेंगे हम? तो इन 1631 अर्जुमंद बानो बेगम डाइड ड्यूरिंग कैसे मरी है? अब ये मरी कैसे? बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये बड़ा अजीब सा सुनने में आपको लगेगा कि जो अर्जुमंद बानो बेगम है, कब? 1631 में। कब? 1631 में। डाइड ड्यूरिंग गिविंग बर्थ टू हर 14th चाइल्ड। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इनकी मौत हुई है। अपने 14वें बच्चे को, शाहजहाँ के 14 बच्चे थे, जब 14 बच्चे का जन्म हो रहा था उस समय डाइड हुई कौन? अर्जुमंद बानो बेगम। कौन डाइड हुई? अर्जुमंद बानो बेगम। अब देख लो आप, अर्जुमंद है, मैंने बन लिख दिया। अर्जुमंद बानो बेगम डाइड ड्यूरिंग गिविंग बर्थ टू 14 चाइल्ड। 14वें बच्चे के जन्म के वक्त इनकी मौत हुई है। 14 बच्चे थे शाहजहाँ के, तो 14वें बच्चे के जन्म के वक्त इनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। किसकी मौत हो गई थी? ये मौत हो गई थी अर्जुमंद बानो बेगम की, 14वें बच्चे को जन्म देते हुए। अब 14 में से इनके बच्चे बचे थे केवल 7 थे, वही जिंदा थे। 7 बच्चे जिंदा थे, 7 मर गए थे। और इन 7 में भी आप देखो तो 4 तो लड़के थे और 3 थी डॉटर्स। 3 कौन थी? डॉटर्स। 4 लड़के और 3 डॉटर्स। 4 सन थे और 3 डॉटर्स जो जिंदा बचे 7। 14 में से जो 7 जिंदा बचे उसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां। अगर आप मैं लड़के पढ़ाऊँ आपको, लड़के कौन कौन थे? 4। तो पहला था दारा शिको। पहला कौन था? दारा शिको। दूसरा था औरंगजेब। तीसरा था शाह सुजा। और चौथा था मुराद बख्श। तो 4 लड़के जो जिंदा रहे, किसके? शाहजहाँ के। तो शाहजहाँ के जो 4 लड़के जिंदा रहे, भाई ये तो पहली मर गई अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहाँ भी जिंदा है, शाहजहाँ नहीं मरा, लेकिन इससे 14 बच्चे हुए थे। 14वें बच्चे के जन्म देते हुए इनकी मौत हुई और 14 में से 7 ही बचे, 7 ही जिंदा रहे, जिसमें भी 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। 4 लोगों का मैंने आपको नाम लिखा है। पहला दारा शिको, दूसरा औरंगजेब, तीसरा शाह सुजा, चौथा मुराद बख्श। तो 4 लड़के थे इनके। अब ये क्या क्या उस समय कहाँ इनको अपॉइंटमेंट हो रखी थी, कहाँ लोग थे? तो जो ये था आपका दारा शिको,
दारा शिकोह को मिनी अकबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी अकबर। दारा शिकोह को मिनी अकबर भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो पोस्टिंग थी, इसकी पोस्टिंग थी आपकी दिल्ली। ये दिल्ली का सूबेदार था। कहाँ का? दिल्ली का सूबेदार था। कौन? दारा शिकोह। उसका बाद आपका आता है कौन? औरंगजेब। औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? औरंगजेब आपका सूबेदार था अहमदनगर का। अहमदनगर महाराष्ट्र में है, या फिर दक्कन लिख लो, या महाराष्ट्र, जो आपकी मर्जी वो लिख लो। दक्कन साउथ इंडिया को बोलते हैं, दक्कन ये महाराष्ट्र में आता है। जिससे अब अहमदनगर को ऐड करने वाला ही कौन था? अहमदनगर को इसमें ऐड किसने किया था? ऐड ही शाहजहां ने किया था भाई। खुर्रम ने तो ऐड किया था। खुर्रम ने तो ऐड किया था किसको? अहमदनगर को। महाराष्ट्र में है उसको मुगल डायनेस्टी में किसने ऐड किया था? शाहजहां ने ऐड किया, क्योंकि जहांगीर ने इसको भेजा था अहमदनगर मिशन में। उसके बाद तो इसको टाइटल मिला था शाहजहां का। अब शाहजहां का लड़का औरंगजेब, इसको अहमदनगर का क्या बना दिया गया? सूबेदार। उसके बाद आता है आपका बंगाल। बंगाल का सूबेदार कौन बना? शाह शुजा। बंगाल का सूबेदार कौन है? शाह शुजा। इसका आता है गुजरात। गुजरात। गुजरात का सूबेदार कौन था? मुराद बख्श। गुजरात का सूबेदार कौन हुआ? मुराद बख्श। तो ये इनके 4 लड़के हुए। पहला दारा शिकोह, दूसरा औरंगजेब, तीसरा शाह शुजा और चौथा मुराद बख्श। अब इन चारों के बीच में ना बैटल ऑफ सक्सेसर होगी, उत्तराधिकार का युद्ध, कि कौन बनेगा राजा। ये तो भाई राजा किसी को डिक्लेयर करके, जैसे आप पढ़ोगे आगे, आप इनमें से एक को राजा डिक्लेयर करके जाएगा, लेकिन इन चारों में लड़ाई हो जाएगी आपस में। पहले एक इसको मारेगा, एक उसको मारेगा, लास्ट में जीतेगा औरंगजेब। औरंगजेब तीनों को मार देगा। औरंगजेब पहले इन 2 की फाइट कराएगा, फिर किसी 2 की फाइट कराएगा। आप पढ़ोगे आगे, मैं अभी बताऊंगा, आप कंफ्यूज होगे। तो बैटल ऑफ सक्सेसर, उत्तराधिकार की लड़ाई जब हम पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ोगे कैसे औरंगजेब सबसे जीत जाएगा और औरंगजेब बन जाएगा नेक्स्ट रूलर। अगला शासक कौन बन जाएगा? औरंगजेब बन जाएगा। तो आपको मैंने इनकी बताई कहाँ के कौन कौन सूबेदार थे। दारा शिकोह दिल्ली का सूबेदार था, आपका औरंगजेब दक्कन का, अहमदनगर का सूबेदार था, शाह शुजा आपका बंगाल का सूबेदार था, और मुराद बख्श आपका गुजरात का सूबेदार था। अगर आपने दक्कन वर्ड कभी सुना नहीं, दक्कन या डेक्कन बोलते हैं, साउथ इंडिया को पहले दक्कन बोला जाता था, दक्कन या फिर डेक्कन, ठीक है। क्या बोला जाता था? दक्कन या डेक्कन। किसको? साउथ इंडिया को। तो जो महाराष्ट्र है वो अराउंड साउथ इंडिया की तरफ ही है। तो अहमदनगर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अब ये आपने इसके 4 सन लिख लिए, अब इनकी डॉटर्स लिख लो। पहला है जहां आरा। जहां आरा, ये आरा प्रोनाउंस करना है इसको, आरा, ठीक है। दूसरा है रोशन आरा। रोशन आरा, जहां आरा, रोशन आरा। तीसरी है आपकी गुहान आरा। तो तीन डॉटर्स लिखवा दी मैंने आपको, 4 लड़के लिखवा दिए। 7 ही लोग बचे थे, जिसमें 3 डॉटर्स में कौन है? जहां आरा, रोशन आरा, गुहान आरा। और लड़कों में कौन है? दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श। समझ गया आप इतना? तो ये 7 बच्चे जो बचे थे उनके बारे में आपको मैंने लिखवाया है। अगली, इसको पहले आप नोट करेंगे, उसका अगला लिखते हैं। इसको नोट डाउन करो। अब आगे लिखेंगे इन 1631। 1631 में क्या हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम की हत्या हुई थी। उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनकी याद में ही 1631 में ही स्टार्टेड, ही कौन? शाहजहां। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। क्या होगा? ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। किसकी याद में? मुमताज महल।
सुल्तान ज़मानी की याद में इसने ताजमहल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी। कब? 1631 में, उसी साल जिस साल डेथ हुई थी किसकी? इसकी वाइफ, कौन? मुमताज़ महल की। जिस साल डेथ हुई उसी साल इसने स्टार्ट किया ताजमहल की कंस्ट्रक्शन। इसको कंप्लीट करने में लगे 22 साल। कितने लगे भाई? ताजमहल को कंप्लीट करने में पूरे 22 साल लगे। कितने लगे? 22 साल। और 20,000 मजदूर लगे। 20,000 मजदूर। तो 22 साल तो पूरे होने में लगे, जिसमें आपके 20,000 मजदूरों का इस्तेमाल हुआ। 20,000 मजदूर इसमें लगे पूरे ताजमहल को बनाने में। कितने? 20,000। इसके बाद इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें किस पत्थर का यूज़ किया गया है? संगमरमर का, है ना। अगर पूछे आपसे किस पत्थर का यूज़ किया गया है, स्टोन कौन सा था, या सबको पता होगा, बचपन से सुन रहे हो तो। संगमरमर। संगमरमर का यूज़ किया गया है इसमें। जो कहाँ से आया था? ये आया था राजस्थान के मकराना से। राजस्थान के मकराना से लेके आए थे इनको, इस पत्थर को। किस पत्थर को? संगमरमर को। जो संगमरमर आया है, लेके आए थे जहाँ से, राजस्थान के मकराना एक नामक जगह है, वहाँ से लेके आए थे संगमरमर को, जिससे बनाया गया क्या? ताजमहल। जिससे क्या बनाया गया है? ताजमहल। क्या बनाया गया इससे? ताजमहल। अब लिखोगे कि जो ताजमहल था उसका आर्किटेक्चर कौन है? लिख लेता हूँ पूरा, क्या कंफ्यूज ना हो। जो ताजमहल है, ताजमहल का जो आर्किटेक्चर था, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ये आर्किटेक्चर है किसका? ताजमहल का आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्चर था ताजमहल का, कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और जो चीफ कंस्ट्रक्टर था, वो था उस्ताद ईसा। कौन था? उस्ताद ईसा। अब बात को समझो। आर्किटेक्चर जिसने डिज़ाइन किया ताजमहल को कि ऐसा बनाना है, वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और आर्किटेक्चर डिज़ाइन करके देता है मजदूरों को, ठेकेदार को देता है ना, ठेकेदार टाइप के लोग। तो जो चीफ कंस्ट्रक्टर था, जो सबसे बड़ा मुख्य मिस्त्री हुआ करता था ताजमहल का, उसका क्या नाम था? उस्ताद ईसा। क्या नाम था? उस्ताद ईसा। उसके बाद पूछेंगे अगर ताजमहल में आर्ट कौन सी यूज़ हुई है? ताजमहल में कौन सी आर्ट यूज़ हुई है? किस आर्ट के अकॉर्डिंग ताजमहल बना है? तो मैंने आपको अभी बताया क्या आर्ट है? पितृदुरा। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया ना, पितृदुरा आर्ट। पितृदुरा आर्ट, ये आर्ट कहाँ पे? एतमदुद्दौला के टॉम में भी यूज़ हुई है। एतमदुद्दौला कौन है? जहांगीर की वाइफ। कौन है? जहांगीर की वाइफ के जो पिताजी थे, वो थे। जो जहांगीर की वाइफ थी, उनके पिताजी ग्यास बेग का नाम था एतमदुद्दौला। उनके एतमदुद्दौला नाम से फेमस हुआ करते थे मुगल्स में वो। तो जहांगीर की जो वाइफ है, उनके पिताजी का नाम था एतमदुद्दौला। वैसे रियल नेम ग्यास बेग है, लेकिन फेमस थे वो एतमदुद्दौला के नाम से। तो उनके टॉम में सबसे पहली बार पितृदुरा आर्ट का यूज़ किया गया है। और ये जो उसके बाद जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है? ताजमहल में। इसके बाद आपको बोला जाए अगर पितृदुरा आर्ट कैसी है? ये आर्ट है आपकी पर्शियन आर्ट। कैसी है? ये एक पर्शियन आर्ट है, पर्शियन कला है। कैसी कला है? ये एक पर्शियन कला है, पर्शियन। उसके बाद इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है, आज इतना ही रखेंगे टॉपिक को, इसके बाद हम शाहजहाँ में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ताजमहल कंप्लीट करते हैं इसको, आज छोटी वीडियो बनाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरीके से। उसके बाद अगर आपसे पूछ लेगा कि पूरे मिडिवल इंडिया में फर्स्ट टाइम संगमरमर कहाँ यूज़ हुआ था? जो फर्स्ट टाइम है संगमरमर कहाँ यूज़ हुआ? बताओ। फर्स्ट टाइम संगमरमर कहाँ यूज़ हुआ था? हुमायूं के टॉम में। कहाँ पे? हुमायूं टॉम। तो सबसे पहले जो संगमरमर का यूज़ हुआ है वो हुमायूं के टॉम में हुआ है, उसके बाद ताजमहल में हुआ है।
जो सबसे पहले पित्तदुरा आर्ट का यूज़ हुआ है वो एतमद-उद-दौला की टॉम में हुआ है, फिर ताजमहल में हुआ है। ठीक है, इसका जो आर्किटेक्चर था किसका, ताजमहल का, उसका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। और जो इसका चीफ कंस्ट्रक्टर था, मुख्य मिस्त्री, वो कौन था, उस्ताद ईसा। संगमरमर पत्थर कहाँ से लाया गया था, राजस्थान के मकराना से। कितने साल लगे थे इसको बनने में, 22 ईयर। और कितने मजदूर लगे थे, 22,000। अब ये 20,000 आपको सबको पता ही होगा। ये कहाँ पे है ताजमहल, एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर, एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर। अगर ये भी नहीं पता तो बड़ी समस्या है। इसमें कुछ बातें होंगी शायद जो आपको नहीं पता होंगी, बाकी तो सबको ही पता होता है। ये आपको पित्तदुरा आर्ट नहीं पता होगा, चीफ इंस्ट्रक्टर, चीफ ये आपका आर्किटेक्चर नहीं पता होगा, ये शायद पता होगा राजस्थान से मकरान से लाए थे, और आप ये तो आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा, है ना। तो बस आज की टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी कल हम शाहजहाँ के बारे में आगे पढ़ेंगे, कैसे इनके बच्चों के बीच में फाइट होगी, कैसे वो चारों बच्चे, मैंने रफ कर दिए, यहाँ लिखे हुए थे मैंने, कैसे चारों बच्चे आपस में फाइट करेंगे, लड़ेंगे, और उसके बाद किस तरीके से औरंगजेब सबको हरा के अपनी गद्दी पे बैठेगा। तो कल का टॉपिक है, थोड़ा बड़ा रहेगा कल का टॉपिक, आज इतना ही रखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे आपको सब अच्छे समझ आ रहा होगा। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइए, वीडियो को बिल्कुल आराम आराम से देखिए, अपने बिल्कुल बढ़िया से नोट्स बना के अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि अब आपके पेपर हो जाएंगे, दिसंबर जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। लोक सेवा आयोग पेपर करवा रहा है, तो लोक सेवा आयोग के हर पूरा पैटर्न यही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। लोक सेवा आयोग वन लाइनर से बहुत कम क्वेश्चन देता है। लोक सेवा आयोग आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देगा, और ये सब आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जैसा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं, पढ़ने वाले बच्चों तक वीडियो को पहुँचाएँ। फिर मिलते हैं जल्दी कल की वीडियोस में, जिसमें आपको शाहजहाँ के बारे में कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद औरंगजेब, और फिर आपकी मिडिएवल इंडिया खत्म। फिर हम पढ़ेंगे आपका क्या, विजयनगर अंपायर पढ़ेंगे एक तो, और एक सूफी एंड भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो एंड करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।